गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आज आप में कहीं एनर्जी की कमी है या आप कोई कार्य करना चाहते हैं उसमें आपका मन नहीं है? कभी बार ऐसा होता है कि हमारा मूड अपसेट होता है, ना खाना खाने का मन करता है ना खेलने का मन करता है। ये सारा हमारी बॉडी में इस वजह से होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी बॉडी पार्ट में कोई ना कोई रुकावट आ रही है जिसे हम डिजीज़ कहते हैं। मैं कपिल कुमार, केंद्रीय विद्यालय जलोर का शारीरिक शिक्षक, आप सभी को आज कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताऊंगा। कम्युनिकेबल डिजीज़ को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि डिजीज़ क्या है। हमारे शरीर में किसी भी तरह की रुकावट, किसी भी तरह का मूड चेंज होना, वो डिजीज़ का कारण होता है। डिजीज़ दो तरह के होते हैं। पहला होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होता है जो कि व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, व्यक्ति से जानवरों में, जानवर से व्यक्ति में फैलता है, जिसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो हेल्दी पर्सन को ये डिजीज़ ट्रांसफ़र करता है। ये कैसे कैसे हो सकता है? ये टच करने से हो सकता है, छींकने से हो सकता है, खाना खाने से हो सकता है, साथ में दूषित जल पीने से हो सकता है। इन सभी कारणों से ये बीमारी एक स्वस्थ व्यक्ति में जा सकती है। इसे हम इन्फेक्शन डिजीज़ भी कहते हैं। ये बीमारियां होती है एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स इत्यादि। इसके बाद आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। वो डिजीज़ जो या तो व्यक्ति में आनुवंशिकी रूप से आता है या फिर बाई बर्थ आता है। बाई बर्थ और हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में ही उस बीमारी का जन्म होता है, जैसे कि कैंसर, मेंटल इलनेस इत्यादि। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलाते हैं। सबसे पहले उनमें आता है एजेंट। हमारे शरीर में या दूषित खाने में, दूषित जल में, मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश करते हैं और कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलाते हैं। दूसरा आता है पर्यावरण। कई बार ये जीवाणु हमारे शरीर में ही नहीं बल्कि ज़मीन की सतह पर, पेड़ों पर, कहीं भी वो जीवाणु रहते हैं। उनको हम जाके टच करते हैं और वो हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू या कपड़ों के थ्रू। उन्हें एनवायरमेंटल टाइप्स कहते हैं कि ये पर्यावरण के थ्रू हमारे शरीर में फैलते हैं। तीसरा कह सकते हैं होस्ट। होस्ट ऐसे होते हैं जो किसी बीमारी से पहले से ग्रसित होते हैं, पहले से जिनको बीमारी होती है, वो जाके और स्वस्थ व्यक्ति के साथ में खाना खाते हैं या उन्हें टच करते हैं या उनके साथ रहते हैं। उनकी वजह से उनको भी ये बीमारी हो जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ को बढ़ाने में ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा शरीर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिजीज़ से लड़ने की पावर होती है, जिसे हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं। डिफेंस सिस्टम मेनली दो तरीके से होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स, और जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डिफेंस सिस्टम। इनमें हमारे बॉडी में मुख्य रूप से हमारी स्किन ग्लैंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मदद करते हैं डिजीज़ से हमारी बॉडी की। दूसरा आता है केमिकल बैरियर्स। इसमें आता है हमारा सलाइवा, गैस्ट्रिक जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस, जो कि जर्म्स को बॉडी में अंदर ही मारने की शक्ति रखते हैं। प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म। प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं WBC, लिम्फ वेसल्स और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में बॉडी के एक पर्टिकुलर प्लेस पे डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स किया जाता है, जिसके बाद में WBC के थ्रू इन जर्म्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति कहाँ से मिलती है? कहाँ से हम बीमारियों से और इन्फेक्शन से हमारे शरीर को हम बचा पाते हैं? इसका जवाब है हमारी इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें कोई रोग लगे ही ना। हमारा शरीर को संक्रमण से बचाने का कार्य भी हमारी इम्यूनिटी करती है। ये दो तरह की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी।
एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो पार्ट होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल और एक्वायर्ड। नेचुरल इम्यूनिटी वो होती है जो बच्चे में बाय बर्थ आती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो बाहर से होने वाली बीमारियों से बॉडी अपने आप से प्रोड्यूस करती है उन जर्म्स को लड़ने के लिए, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे मलेरिया, चिकन पॉक्स, इन सब से लड़ने के लिए बॉडी अपने आप से इम्यूनिटी भेजता है, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एंटीबॉडीज़ की कमी आ जाती है या उनकी बॉडी किसी भी कीटाणु से या बीमारी से लड़ने में असमर्थ रहती है, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डाले जाते हैं जिसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि कोविड-19 के दौरान किया गया था, डॉक्टर्स की और जो नर्सेज स्टाफ था उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें इम्यूनिटी डोज दिया गया था ताकि वो कम से कम बीमारी से ग्रसित हो। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी कोविड-19 के दौरान काफ़ी लोगों को प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक किया गया है। ये भी पैसिव इम्यूनिटी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पैसिव इम्यूनिटी के दौरान बॉडी में प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इम्यूनाइजेशन इज द मीन प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। जैसा कि आपने सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मीन्स हमारे शरीर में जब हम पैदा होते हैं तभी से ही टीकाकरण का प्रारंभ हो जाता है। हमारे शरीर में टीकाकरण से रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का जन्म हो जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे टीकाकरण चलता रहता है। पहले महीने, 1.5 महीने, 6 महीने, साल भर, 3 साल, 6 साल, ऐसे करके हमारी बॉडी में टाइम टू टाइम टीकाकरण किया जाता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती रहती है और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती रहती है। इसे हम टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण सरकार द्वारा चलाया गया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो ध्यान में रखने की होती है, सबसे पहली बात ये होती है कि टीकाकरण का समय होता है। पहले महीने, फिर 1.5 महीने बाद, जन्म पे 6 महीने, साल भर बाद। जब जब टीकाकरण का टाइम दिया जाता है, आपको उसी दौरान ही टीकाकरण करवाने के लिए जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर टीकाकरण किसी महीने चूक जाता है, पहले महीने, दूसरे महीने, 6वें महीने, 7वें महीने में, तो उसको आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए, ना कि शुरू से प्रोसेस को स्टार्ट किया जाना चाहिए। तीसरा प्रोसेस आता है इसमें, और इम्पॉर्टेंट बात आती है इसमें, मोस्टली जब टीकाकरण होता है तो बच्चे को हल्का बुखार आता है, उसे खांसी रहती है, उसको जुकाम रहता है। तो हमें इन बातों को दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि अगर हम टीकाकरण करवाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा तकलीफ होगी। हमें इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए बच्चे का टीकाकरण करवाया जाना चाहिए। टीकाकरण करते समय हमारी इम्यूनिटी को टीकाकरण एक सीमित समय के लिए स्ट्रॉन्ग रख पाता है। हमारी इम्यूनिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बूस्टर डोजेस लगाए जाते हैं। बूस्टर डोज हमारे शरीर में लगने से जो इम्यूनिटी का टाइम होता है, जो टीकाकरण का जो समय होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा समय के लिए स्ट्रॉन्ग रहती है। मृत्यु दर की गणना प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने की संख्या के आधार पर किया जाता है। मृत्यु दर की गणना हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है। भारत में पहले की तुलना में मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी में बहुत ही कमी आई है। इसका प्रमुख कारण है हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार हुआ है, और दूसरा हमारे देश के व्यक्तियों में जागरूकता, टीकाकरण को लेके, स्वास्थ्य परीक्षण को लेके, रूटीनली मेडिकल चेकअप कराने को लेके। इसके कारण ही आज के टाइम में जो भारत देश है, इसके मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी में बहुत ही अच्छा बदलाव आया है। भारत ने समय समय पर कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाएं चलाई हैं। ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें बीमारियों की रोकथाम के लिए नई नई योजनाएं बनाई गई हैं, उन्हें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कहा जाता है। आज हम कुछ विशेष हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। पहला है मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम की स्थापना 1953 में की गई थी।
मलेरिया उन्मूलन के लिए सरकार ने एक बोर्ड का गठन किया था, जिसने मलेरिया की रोकथाम के लिए काफ़ी सराहनीय काम किया था, जिससे कि देश में मलेरिया के मामले काफ़ी कम हुए। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जैसे कि नाम से ही हो रहा है लेप्रोसी मीन्स कुष्ठ रोग। यह कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु द्वारा शरीर में फैलता है। इस प्रोग्राम की रोकथाम के लिए 1955 में एक प्रोग्राम बनाया गया था। इस प्रोग्राम में देश के साथ साथ WHO व यूनिसेफ तो है ही है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 150 संस्थाएं इस प्रोग्राम में देश के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसमें नाम से ही पता चलता है टीबी इस प्रोग्राम की स्थापना 1962 में देश में हुई थी। इस बीमारी में एक टीका लगता है जिसे BCG के नाम से जाना जाता है। इस पूरे प्रोसेस को, इस टीकाकरण को, इस बीमारी में जो टीकाकरण किया जाता है, इस प्रोसेस को डॉट्स के नाम से जाना जाता है। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। थैंक यू। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की स्थापना 1976 में की गई थी। इसके अंतर्गत विटामिन ए की गोलियां पेशेंट को दी जाती है तथा टाइम टू टाइम आइस चेकअप किया जाता है, जिससे कि हमें आइस के बारे में पता चलता रहे। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1975-76 के आसपास की गई थी। इसमें सरकार ने 10 संस्थाओं का गठन किया था। इसमें इन 10 संस्थाओं में आधुनिक उपकरण लगाए गए थे, जिससे कि कैंसर की रोकथाम, कैंसर के पेशेंट का पता हमें जल्द से जल्द चल सके तथा इस बीमारी की रोकथाम की जा सके। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1987 के बाद में 1992 में भी की गई थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने और WHO ने साथ में मिलकर देश में कार्य किया था। इसमें ऐसे वर्ग की पहचान की गई थी जिसमें एड्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। उनको पहचान करके उन्हें शिक्षित किया गया तथा एड्स के बारे में जानकारी दी गई ताकि ये एड्स कम से कम फैले। इसके बाद आता है नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अंतर्गत भी सरकार ने बहुत ही जल्दी कदम उठा लिए, ऐसे वर्ग की पहचान की जिसमें डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा थी। ऐसे वर्ग की पहचान की, उन्हें डायबिटीज़ के बारे में शिक्षित किया व उन्हें जागरूक किया, जिससे कि डायबिटीज़ को समय पर ही कंट्रोल किया जा सके। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन अगेंस्ट टिटनस एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट 6 कॉमन प्रिवेंटेबल डिजीजेस था, जिसके अंतर्गत बीमारी आती है डिप्थीरिया, वॉपिंग कफ, टिटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स। अब मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा, ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जिससे पूरे विश्व को हिलाकर रखती है। वह एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक ना तो कोई टीका बना है, ना उसकी कोई दवाई बनी है, जिसने अपनों से अपनों को दूर कर दिया है, अपने से अपनों के साथ खाना खाना मुश्किल कर दिया है, अपने से अपनों के साथ में जीना मुश्किल कर दिया है। उस बीमारी का नाम है कोरोना। कोरोना एक संक्रमित बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसमें व्यक्ति छींकने से, खांसने से, उसके सलाइवा से और साथ में रहने से कोरोना फैलता है। इससे अगर हमें बचना है तो सबसे ज़रूरी है हमें भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। नॉनवेज का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और जिसे भी ये लक्षण हो, खांसी, जुकाम, बुखार, उसे इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बात करेंगे कि इन स्वस्थ कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यूनिसेफ, WHO आदि के साथ मिलकर देश में कई स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए, जिससे कि बड़ी बड़ी बीमारियां
देश में ना फैले। इन सभी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए थे, जिनका उन्होंने टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया था, प्रोग्राम्स भी चलाए थे और जिन्हें हम कह सकते हैं कि एग्जीबिशंस के थ्रू भी उन्होंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले और देश में कम से कम बीमार हो लोग। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक और था, प्राइमरी हेल्थ चेकअप सेंटर, जिसमें कि चूँकि हमारे देश में गांव के साथ शहरों के साथ साथ गांव भी बहुत सारे मौजूद हैं। शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हर शहर में 2 या 3 होते हैं, पर शहर की जनसंख्या इतनी होती है कि हर बंदा हर पर्सन बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाने जाएगा, सुबह जाएगा तो उसका शाम तक भी नंबर नहीं आएगा। इसीलिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स खोल दिए हैं, ताकि नॉर्मल बीमारी पे कोई भी पेशेंट प्राइमरी हेल्थ केयर में जाके अपना चेकअप करा सके। उससे उसका इलाज एक तो जल्दी हो जाएगा और बड़े हॉस्पिटल्स पे कम से कम बर्डन पड़ेगा। इन डिस्पेंसरीज का काम ना केवल लोगों का इलाज करना होता है, बल्कि कम्युनिकेबल डिजीज़ की रोकथाम करना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, समाज को सैनिटाइज करना, ये सारा कार्य प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में किया जाता है, जिससे कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें। प्राइमरी हेल्थ केयर का जो जागरूकता का जो अभियान होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फोकस किया गया जनसंख्या पर भी। जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए भी सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए, जिससे कि जनसंख्या कम से कम फैले। अब हम बात करेंगे शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था की। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल बोर्ड की होती है। ये शहर में साफ सफाई का, सैनिटाइजेशन का, अस्पतालों की साफ सफाई का, लोगों में जागरूकता लाने का, जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण का आदि कार्य करता है। बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था की। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी 3 स्तर पर की जाती है। पहला जिला परिषद आता है, दूसरा पंचायत समिति आता है और तीसरा ग्राम पंचायत आता है। इन सभी में आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मी जो कि इम्यूनाइजेशन का काम करते हैं, परिवार नियोजन का काम करते हैं और शिशु की देखभाल इत्यादि का कार्य भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है।